बस अब और नहीं। रिंकू की सभी बातों को अनसुना कर लावण्या तीर की तरह घर से निकल गई। नुक्कड़ पर लावण्या थमी, एक रिक्शा को स्टेशन चलने को कह वो बैठ गई। साथ में एक बैग था जिसमें उसके सर्टिफिकेट थे और एक अटैची में कपड़े थे। उसने अलमारी से निकालकर अटैची में यूं ही ठूस लिए थे। स्टेशन पर आकर असमंजस में कुछ पल ऐसे ही निकल गए। हालात मुश्किल हैं, पर अब थक हार कर उसने फैसला कर लिया है। मायके जाने का सवाल ही नहीं है। माँ पापा तो अब रहे नहीं। पिछली बार अब छुट्टियों में गई थी तो केतु भाभी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इजाजत लाने की कि उसके आने से घर का बजट बिगड़ जाता है। हर समय खर्चों का हिसाब बताया करती थी कि खाने में इतना खर्चा हो गया। अपने बेटे की पढ़ाई का भी खर्चा बताया करती थी और फिर ये भी कि लावण्या के आने से घर खर्च बढ़ गया और उसके कपड़े लेन देन की पर भी अच्छी खासी राशि खर्च होने का बताती थी। भैया भी हाँ में हाँ मिलाया करते थे कि बहुत महंगाई है, केतु बहुत कठिनाई से घर चला पाती है। दिल्ली का टिकट लेकर लावण्या ट्रेन में बैठ गई। 4 घंटे का सफर है, बैठे बैठे कट जाएगा। आमना दीदी के यहाँ जाने का सोचा है। आमना दीदी लावण्या के मायके में पड़ोस के घर में अपने मम्मी पापा और एक बड़े भाई के साथ रहती थी। दोनों परिवारों में मिलना जुलना था। आमना दीदी की शादी दिल्ली में हुई थी। जीजा जी का स्वयं का मसालों का कारखाना है। दीदी भी व्यापार में उनका हाथ बटाती हैं। एक दो बार दीदी से मायके में मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बताया था और कहा था कि कभी भी कोई बात या जरूरत हो तो बताना। जानती है कि भैया भाभी तो मेरी मदद करने से रहे। इधर रिंकू का वही डर रहा है, पत्नी को पैरों की जूती समझना और शक करना। लावण्या की शादी हुए 3 साल हो गए हैं। ऐसे ही जलालत भरी जिंदगी जीने को मजबूर थी लावण्या। जब इस तरह के आदमी को ये पता चल जाता है कि पत्नी का मायके पत्नी के साथ नहीं खड़ा है तो ऐसे लोग निडर हो जाते हैं और पत्नी पर अत्याचार करने लगते। लावण्या फिर भी कैसे ना कैसे करके सहे जा रही थी। 3 साल में ये दूसरा मौका है जब वो गर्भवती हुई है। पहली प्रेगनेंसी में 8वें महीने में गर्भपात हो गया था। डॉक्टर ने आयरन की कमी, गलत खाना के साथ मानसिक तनाव बताया था। गर्भपात के लिए जिम्मेदार लावण्या क्या बताती उनको कि किस तरह से प्रताड़ित करते हैं उसको। सास भी रिंकू का पक्ष लेकर आग भड़काने का काम बखूबी करती हैं। 1 साल के अंदर ही दूसरी बार गर्भवती हुई है लावण्या। कुछ अपने होने वाले बच्चे और कुछ गृहस्थी का वास्ता देकर घर का माहौल सामान्य बनाकर रखती है वो। लेकिन शक्की आदमी का दिमाग है रिंकू का। आज काम से आते ही बोला कल तैयार हो जाना, सुबह डॉक्टर के पास चलना है। मैंने दफ्तर से छुट्टी ली है। लावण्या को आश्चर्य के साथ खुशी भी हुई क्योंकि अभी दूसरा ही महीना चल रहा था और पिछली प्रेगनेंसी में तो वो अकेले ही डॉक्टर को दिखाने जाती थी। इतने में रिंकू ने बम फोड़ा, ये कहकर डीएनए टेस्ट करवाना है, पता करना है कि ये मेरी संतान है कि नहीं। मुझे लगता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। लावण्या सन्न खड़ी रह गई। ऐसी बात रिंकू के दिमाग में आई तो आई कैसे, वो समझ ही नहीं सकी। रिंकू हमेशा ही उसके पड़ोसियों से बात करने के खिलाफ रहता था। बाजार अगर जाती तो 10 सवाल पूछता कि किसके साथ गई हो, क्यों देर हो लगी, आदि आदि। लेकिन रिंकू ऐसी बातों को, बेवजह के शक को अपने दिलो दिमाग में इस कदर जमा कर लेगा कि पति पत्नी के आपसी संबंध शक के ज्वाला में झुलसने लगेंगे। ऐसा लावण्या ने सपने में भी नहीं सोचा था। माना रिंकू गुस्से वाला और अति शीघ्र क्रोधित हो जाता था, पर वो संदेह करेगा अपनी ही संतान के लिए लावण्या पर। ये लावण्या को गवारा नहीं हुआ और आज उसने अपनी आवाज उठाई कि वो डीएनए टेस्ट नहीं करवाएगी। रिंकू ने जोर से कहा कि अगर वो डरती नहीं है तो टेस्ट करवाए, क्या किसी और का बच्चा है जो इतना भय है। लावण्या ने जवाब दिया, रिंकू शादी के 3 साल हो गए हैं। इन 3 सालों में तुमने अपना हमेशा गुस्सैल रूप ही दिखाया है। पत्नी तुम्हारे हिसाब से पैरों की जूती है, जब चाहे जैसे चाहे व्यवहार करो। पता है तुम्हें कि मेरा मायके का सहारा नहीं है तो तुम मनमानी करते गए।
पहले बच्चे को भी मैंने खो दिया क्योंकि मैं अपना ध्यान नहीं रख पाई। मैं भी ये सोचकर सहती गई कि कभी तो मेरी कद्र महसूस करोगे तुम। पर नहीं, शायद मैं गलत थी। मुझे तुम्हें और मम्मी जी को बहुत पहले अपने ऊपर जुल्म करने से रोक देना चाहिए था। तुमने जब पहली बार हाथ उठाया तभी और मम्मी जी ने एक औरत होकर भी मेरे चरित्र पर पहली बार तुम्हारे कान भरे थे। जब मेरा भाई अचानक घर आ गया था तभी क्या-क्या गिनवाऊँ मैं, लेकिन आज तुमने सारी सीमाएँ तोड़ दी हैं। तुमने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई है, मेरी सहनशक्ति का मज़ाक बनाकर रख दिया, मेरे चरित्र पर शक किया है तुमने और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं जा रही हूँ, रिंकू ने ताना मारते हुए कहा। 2 दिन में तुम्हारे भैया-भाभी तुम्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा देंगे, फिर मत आना यहाँ रोते हुए। बस अब और नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करके अपना और होने वाले बच्चे को पाल लूंगी, पर ऐसी गिरी हुई सोच वाले व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती हूँ मैं अब। तुम्हारे पास तलाक के कागज भिजवा दूंगी, चिंता ना करो, तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, कह अपने सर्टिफिकेट और कपड़े लेकर लावण्या निकलने लगी। अब रिंकू को लगा कि बात ज्यादा बढ़ गई है, तो कहने लगा, मान जाओ, जरा रुक भी जाओ। पर वो नहीं रुकी, जानती थी कि रिंकू अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाला। कल कुछ और वजह मिल जाएगी शक करने की। जहां आपसी विश्वास नहीं हो, वहां कब तक वो रिश्ते निभाए के लिए झुकती रहेगी। अब अपना फैसला नहीं बदलेगी। सब बातें याद कर लावण्या का सिर फटने लगा। आमना दीदी को मोबाइल मिलाकर सब बताया लावण्या ने। सभी बातें सुनकर दीदी ने एक ही बात कही, तुमने पहले ही आ जाना था, इतना क्यों सहा? चलो, जब जागो तभी सवेरा। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, अपने को अकेला नहीं समझो। नौकरी, रहने खाने सबका प्रबंध हो जाएगा। मैं और तुम्हारे जीजा जी तुम्हारे साथ हैं। लावण्या ने भरे गले से उनको धन्यवाद किया। दीदी बोली, मैं स्टेशन पहुंच रही हूँ, स्टेशन तुम्हें लेने। लावण्या आंखें मूंद कर बैठी है। ट्रेन उसकी मंजिल की ओर बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों, लावण्या ने भरपूर कोशिश की अपनी शादी को बचाने की, लेकिन जब बात चरित्र पर आ गई तो समझौता नहीं किया। अगर वो घुट-घुट कर सब सहती तो भी क्या गारंटी है कि रिंकू दोबारा संदेह नहीं करता। मेरी समझ में लावण्या का निर्णय बिल्कुल उचित है। एक लड़की के लिए आत्मसम्मान से बढ़कर और कुछ नहीं होता। वो सब बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जब उसके चरित्र पर बात आ जाए तो वो भूकंप ला सकती है। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।